नमस्कार, नई वर्ष के राष्ट्रीय मुद्रा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे देश की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी अपने 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्रियों का चयन करने वाली है, उसकी प्रक्रिया में जो देरी हो रही है, क्या यह एक स्वाभाविक देरी है या इसमें एक खास तरह की उलझन में भाजपा के की दिखती है? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर जो देरी हो रही है वो अस्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी बहुत नियोजित तरीके से और पूरा हिसाब-किताब लगाकर इसमें अपना काम कर रही है। वो केवल 3 मुख्यमंत्री ही नहीं चुन रही है, वो 3 मुख्यमंत्री चुनेगी, वो 6 उपमुख्यमंत्री चुन सकती है और 3 विधानसभा अध्यक्ष चुन सकती है। तो उसके पास एक तरह से 12 बड़े पद होंगे। इन 12 बड़े पदों के ज़रिए वो सभी बॉक्सेस टिक कर सकती है, सभी तरह के सामाजिक समीकरण जो बनाना चाहती है राजनीति में, उन सामाजिक समीकरणों को मंच पे ला सकती है। अ, जैसा कि हम जानते हैं कि आदिवासी वोटरों ने जम के इस बार भाजपा को वोट दिया है, तो मुझे लगता है कि एक ना एक कोई मुख्यमंत्री आदिवासी अवश्य होगा। तो ज्यादातर संभावना ये है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये तो मेरा सब आकलन है, होगा क्या ये नहीं पता है। इसी तरीके से एक महिला को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और जहां तक पुराने 3 नेताओं की बात है, रमन सिंह, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह की बात है, उसमें एक क्षीण सी संभावना केवल शिवराज सिंह की वापसी की हो सकती है। क्षीण सी ही संभावना, इसको आउटसाइड चांस कहते हैं आप अंग्रेजी में, केवल वही हो सकती है। वो भी शायद ना ही बन पाए। तो ये परिस्थिति है। मुझे लगता है कि भाजपा बिल्कुल ठीक तरीके से चल रही है और बहुत हिंदुस्तान में भगवानों की संख्या बहुत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ही भगवान है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उस भगवान के खिलाफ अगर कोई बगावत करता है तो उसे भस्म कर दिया जाता है। तो वो कोई बगावत का या सरकार के खिलाफ भाजपा आलाकमान के खिलाफ आवाज उठाने की किसी की दम नहीं है। ये सब बेकार की कयासबाजी है कि वो वसुंधरा राजे अशोक गहलोत के साथ मिलकर सरकार बना लेंगी, ये भाजपा को वहां स्प्लिट कर देंगी, नई पार्टी बना लेंगी। ये एक जमाने में उन्होंने इस तरह की धमकी दी थी, लेकिन आज तो वो स्थिति नहीं रह गई है। अगर वो उन्होंने इस तरह की धमकी दी थी एक जमाने में, तो उन्हें उसके आधार पर राजनीति करनी चाहिए थी। वो तो उन्होंने राजनीति नहीं की। भाई ये तीनों में देखिए, वसुंधरा राजे ने, जब अशोक गहलोत 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया, हाथ पे हाथ रख के बैठी रही। रमन सिंह ने कुछ नहीं किया, उसे पार्टी दफ्तर में जाकर बैठ जाते थे और कुछ नहीं करते थे। विपक्ष के नेता की भूमिका किसी ने निभाई नहीं। केवल शिवराज सिंह चौहान ही सक्रिय रहे, वो मुख्यमंत्री भी रहे लगातार, उन्होंने जम के इतना प्रचार प्रचार भी किया। तो वो पूरे मध्य प्रदेश के लिए प्रचार किया। तो वो बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान अलग तरह के व्यक्ति हैं, अलग तरह के नेता हैं। वो वास्तव में जननेता है मध्य प्रदेश के। और काफी कलाकारी, राजनीतिक कलाकारी काफी है उनके अंदर। वो बहुत ही लोकप्रिय भाषा का इस्तेमाल करके बहुत ही राजनीतिक मायनों से भरी हुई बातें बोलते हैं। तो कुल मिलाकर जो वसुंधरा राजे के बारे में खबरें आ रही हैं, तो कुल मिलाकर मसला यही है कि लोग किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को प्रसन्न करना चाह रहे हैं। एक थोड़ा दबाव डाल के, अनुनय विनय करके, अपनी राजनीतिक निष्ठा दिखा के कि शायद कुछ मौका बन जाए। दबाव इसके डालने अलावा दबाव डालने की हिम्मत तो किसी की नहीं है। क्योंकि अगर मोदी को ये एहसास भी हो गया कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, तो वो अपनी तरफ से इतना प्रति दबाव पैदा करेंगे, उसमें वो आदमी बिल्कुल पिछड़ जाएगा। तो वो तो दबाव डालने की तो है ही नहीं। अनुनय विनय, मोदी के प्रति वफादारियों की घोषणा। और जैसे शिवराज सिंह ने, तो उन्होंने उन सीटों की सैर शुरू कर दी है जहां भाजपा हार गई है, ये कहते हुए कि अब हमारा जीवन का अगला लक्ष्य जो है वो तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, मैं उसके लिए निकल पड़ा हूं अपनी तरफ से। तो वो तो इस तरह की पैंतरेबाजी हो रही है। मैंने कहा ना कि शिवराज सिंह जी इसमें सबसे ज्यादा कलाकार आदमी है, उनका कोई मुकाबला रमन सिंह और वसुंधरा राजे नहीं कर सकते। बीच में एक खबर आई थी कि वसुंधरा राजे के बेटे जो हैं दुष्यंत, हम्म, वो कुछ विधायकों को अपने यहाँ रख रहे हैं। तो हम्म। क्या ये बात पूरी तरीके से वसुंधरा राजे के खिलाफ जा सकती है, चली गई है? मेरे ख्याल से इन खबरों को थोड़ा पुष्टि इनकी नहीं हो पाती है। ये सब बहुत सी चीजें उड़ाई भी जा रही हैं। हुँ, अब आप बताइए कि जो पार्टी राजस्थान में चुनाव जीती है और अच्छे तरीके से चुनाव जीती है, उसके विधायक किसी भी गुट में क्यों ना हो, वो क्यों किसी के यहाँ जाके किसी के कहने पर रुकेंगे? हुँ, जबकि वो जानते हैं कि
तो आला कमान तय करेगा, वही मुख्यमंत्री होगा। हम्म, अब वसुंधरा राजे 70 विधायकों से मिली, वो 70 विधायक वसुंधरा राजे से इसलिए मिलने को तैयार हो गए होंगे क्योंकि उन्हें एक संभावना लग रही होगी कि भाई ये प्रधानमंत्री बन सकती है। जिस दिन उन 70 मुख्यमंत्री। विधायकों को ये लगेगा हम्म, कि वसुंधरा राजे भाजपा की नहीं, कांग्रेस के साथ साठगांठ करके प्रधानमंत्री बनने वाली है, उस मुख्यमंत्री। दिन तो है, हाँ मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनना। बनने वाली है, उस दिन तो वो वसुंधरा राजे की शक्ल भी नहीं देखेंगे। हम्म, दूसरी अन्य पार्टियों के मुकाबले भाजपा थोड़ी सी ज्यादा अनुशासित पार्टी है। हम्म, जब चुनाव होता है तो उसका अनुशासन भंग होता है कई बार। अब तो चुनाव हो चुका है, हम्म, अब तो जो सत्ता मिली है उस सत्ता में सब लोग अपना हिस्सा चाहते हैं। हम्म। एक चीज जो खबर मीडिया में 2 दिनों से चल रही है वो है कि एक धीरज साहू करके कांग्रेस के सांसद हैं और हम्म, उनके यहाँ से कैश बरामद हो रहा है 250 करोड़ रुपए। कैश हम्म। बरामद होना, 250 करोड़ रुपए बरामद होना एक बड़ी खबर बन जाती है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि क्या यह सिर्फ एक दिखावा मात्र है, क्योंकि इससे बड़ी रकम वाले नेता जो हैं अगर वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं जैसे कि अजीत पवार, तो उनके बारे में कोई खास चर्चा नहीं होती है। तो क्या ये भ्रष्टाचार के प्रति जो केंद्र सरकार है उसके एक चुने हुए रवैये को दिखाती है? नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भ्रष्ट है वो भ्रष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बाहर जो भ्रष्ट है, अगर थोड़ा भी भ्रष्ट है तो वो बहुत ज्यादा भ्रष्ट है। इस हम्म, तरह की छवि बनाने की कोशिश की जाती है। हम्म, ये जो साहू साहब है, ये देसी शराब के निर्माता और व्यापारी हैं। हम्म, तो इस धंधे में, शराब के धंधे में और देसी शराब के धंधे में खास तौर से बहुत ज्यादा काला धन जनरेट होता है, बहुत बड़े पैमाने पर। तो उनके पास जो पैसा है, मुझे लगता है पैसा और भी ज्यादा होगा। अभी तो केवल एक ही कोई उनका गोदाम जो है, वो एक ही गोदाम जब्त किया गया है। पैसा और भी ज्यादा होगा, कुछ खबर अबर मिल गई होगी तो उस पर वो उस पर छापा पड़ गया होगा। हम्म, तो इस तरह की चीजें तो होती रहती हैं। और मुझे नहीं लगता कि इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को कोई नया आयाम मिलता है। हम्म, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तो तब होगी जबकि आप मुख्य तौर पर राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जो पॉलिटिकल करप्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म, और पॉलिटिकल, ये तो व्यापारी का किया हुआ एक भ्रष्टाचार है। ऐसे ऐसे लोग, ऐसी जाने रुपए यानी कितने बरामद हो चुके हैं, कितनी हम्म, रकमें बरामद हो चुकी हैं, ऐसे न जाने कितना जेवर बरामद हो चुका है। हम्म। एक और चीज है जो कि खबरों में है वो ये कि दिग्विजय सिंह बार बार ट्वीट कर रहे हैं या बयान दे रहे हैं, और भी कई नेता ईवीएम को लेकर। तो क्या ईवीएम को लेकर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए? विपक्षी नेताओं को इस पर मुद्दे को जोर जोर शोर से उठाया जाना चाहिए, या फिर हार गए तो फिर एक बहानेबाजी के रूप में ईवीएम का मुद्दा देखिए, सामने? मेरी निगाह में तो ये बिल्कुल बेकार की बात है। ये बिल्कुल बेकार की बात है। ये सब लोगों को अपनी पराजय का एक वो चाहिए, बहाना चाहिए कि हम इसलिए हार गए। और जो लोग ईवीएम के प्रश्न को उठा रहे हैं वो दरअसल हार के कारणों पर विचार नहीं करना चाहते। हम्म, दिग्विजय सिंह जी इस बात का जवाब दें कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी सीटें पिछली बार कांग्रेस को मिली थी वो सारी की सारी सीटें भाजपा के पास चली नहीं। हम्म, अच्छा, कांग्रेस के पास तो दिखाने के लिए द्रौपदी मुर्मू थी। हुँ? भाजपा के क्या पास। है? हाँ, भाजपा के भाजपा पास के पास तो दिखाने के लिए। दिखाने के लिए द्रौपदी मुर्मू थी, उन्होंने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। हम्म, लेकिन आप सोचिए, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस ने किसी आदिवासी नेता को प्रोजेक्ट भी नहीं किया। हम्म, भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय चले गए थे कांग्रेस में, लेकिन हम्म, पूरी चुनावी मुहिम के दौरान उनका कोई जिक्र भी नहीं आया। भूपेश बघेल ने भूपेश बघेल को लग रहा होगा अगर नंद कुमार साय को मैंने प्रोजेक्ट कर दिया और हम चुनाव जीत गए तो हो सकता है नंद कुमार साय मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो जाए। हम्म, तो ये जो स्थिति है ना, ये स्थिति बहुत ही, जिसे कहते नहीं, सेल्फ डिफीटिंग, बिल्कुल, जिसका मतलब है कि आप अपने आप को ही पराजित करने में लगे हुए हैं। हम्म, इस प्रकार की स्थिति थी। ये तीनों बड़े नेता जो है कांग्रेस के, कमलनाथ, अशोक गहलोत और अ, भूपेश बघेल, इनकी पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरीके से आला कमान के पास कोई खबर ना पहुंच पाए। आला कमान के किसी भी सुझाव को वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो अपने आप में उन्होंने अपना एक तरह का वो बना लिया था, अपना किला बना लिया था। उस किले में वो सुरक्षित महसूस कर रहे थे।
तो ये जो स्थिति थी और अपने ही गुब्बारे में जब आदमी रहता है तो तरह तरह के मुगालतों का शिकार हो जाता। आप सोचिए, जब सुनील कानूनगो को और राहुल गांधी ने भेजा कमलनाथ के पास, तो कमलनाथ उनकी सेवा लेने से क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि जाके वो सर्वे करते, पता लगाते कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कितने वोट किसको मिल रहे हैं। फिर वो न केवल कमलनाथ को बताते, बल्कि वो सारी खबर राहुल गांधी के पास भी जाती। तो उन्होंने मैं अपनी एजेंसियों से काम लूंगा, मनचाहे सर्वे कराए और एक खामख्याली में बने रहे और अंततः बुरी तरह चुनाव हार गए। जी। जो इंडिया गठबंधन है, उसमें क्या चल रहा है आजकल चुनाव के बाद? एक मीटिंग उन्होंने बुलाई जिसमें अधिकांश बड़े नेताओं ने आने से मना कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या चल रहा है उसकी खबर नहीं मिल रही है। तो क्या ये एक तरीके से आगे की तैयारी है या इसको किस रूप में देखा जाए? जब वो कुछ करेंगे तब तो खबर बनेगी। वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अभी तो हार का शोक मनाया जा रहा है और ये तय करने की कोशिश की जा रही है कि किसके ऊपर हार का ठीकरा फोड़ा जाए। कांग्रेस ने जो अपने क्षेत्रीय जो सूबेदार है उनसे कहा कि भाई आप रिपोर्ट अपनी पेश करो कि क्यों हारे। ये सब चल रहा है। असल में दिक्कत क्या है कि कांग्रेस के अंदर, इस बात को मैं पहले भी नई परख के मंच पे कह चुका हूं, आला कमान का और अपने क्षेत्रीय नेताओं के बीच का संबंध एक तरफा हो गया है। क्षेत्रीय नेता जो है वो इतना ज्यादा स्वायत्त हो गया है कि उस आला कमान की कोई परवाह ही नहीं है। वो आला कमान के अनुशासन के दायरे से बाहर निकल गया है। उस आला कमान का कोई डर नहीं रह गया है। ये स्थिति है। अब आप ये सोचिए कि जब रेवंत रेड्डी ने चुनाव जीत लिया, मुख्यमंत्री भी बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें वो बयान देने की क्या जरूरत थी कि केसीआर का डीएनए तो बिहारी है और तेलंगाना का डीएनए बिहारी डीएनए से अच्छा होता है, मेरा डीएनए तेलंगाना का डीएनए। अब एक बयान से उन्होंने दो मूर्खताएं की। एक तो बिहारियों को नाराज कर दिया और दूसरा डीएनए को सामने लाना एक तरह का नस्लवाद है। डीएनए वीएनए से थोड़ा लोकतांत्रिक राजनीति चलती है। राहुल गांधी उनसे पलट के पूछा जा सकता है कि भाई आपने तो अभी राजनीति की, आपने कितने दिन भाजपा के अंदर गुजारे, तो क्या आपके डीएनए में भाजपा भी आ गई है? आपने कितने दिन तेलुगु देशम में गुजारे? फिर तो आपका डीएनए तीन तरह की पार्टियों से मिलकर बना ना, भाजपा, तेलुगु देशम और कांग्रेस। तो घाट घाट का पानी पी के आए हैं। और ये जो इस तरीके के बयान हैं, तमिलनाडु के एक सांसद ने भी बयान दिया था कुछ हिंदी प्रदेश को लेकर। उसके पहले जो स्टालिन के बेटे हैं उन्होंने भी एक बयान दिया था। तो क्या इस तरह के बयान अच्छे खासा नुकसान पहुंचाते हैं विपक्षी दलों की राजनीति को, ऐसा लगता है? ये बयान मूर्खतापूर्ण है और इस तरह के बयान देने से सिर्फ नुकसान ही हो सकता है, इससे लाभ तो कोई हो नहीं सकता। ये असल में एक पुराने किस्म की विचारधारात्मक राजनीति है और आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स हमेशा ही जमीन से थोड़ी कटी हुई रहती है। वो सेल्फ अपीजिंग, धीरूभाई इसको बोलते थे ना, सेल्फ अपीजिंग डिस्कोर्स, अपने आप को खुश रखने के लिए की जाने वाली बात है। तो ये इस प्रकार की इसको लफाजी कहा जाता है। ये लफाजी है और इस प्रकार की बातें अपने आप को खुश रखने के लिए की जाती है। इनका कोई इसका राजनीति की जिनको व्यवहारिक समझ है, जो राजनीति के मैदान के अच्छे खिलाड़ी हैं, वो इस तरह का बयान देने से बचते हैं। देखिए, स्टालिन ने फिर उनको डांट लगाई और उन्होंने माफी भी मांग ली। लेकिन स्टालिन के बेटे ने जो बयान दिया था, तो उस पर भी कुछ ना कुछ डांट लगाई होगी स्टालिन ने, वो तो सामने नहीं आई क्योंकि वो उनके बेटे थे। लेकिन इस तरह की चीजों से कोई लाभ नहीं होता, किसी बेकार का विवाद पैदा होता है और कुछ हल होता नहीं है। और अभी आज एक ये खबर देखने में आई कि जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी, उन्होंने अपने विदेश के दौरे को स्थगित कर दिया, या जो उनको जाना था 4-5 दिन के लिए बाहर, वो नहीं गए। तो क्या ये दिखाता है कि थोड़ा बहुत जो अंदरूनी तौर पर इंडिया को मजबूत करने या सक्रिय करने की कोशिश उसमें कांग्रेस के नेता लगे हुए हैं? भाई देखिए, अब वो क्या करते हैं, विदेश दौरे को उन्होंने क्यों स्थगित किया, उससे जो उन्हें समय मिला उस समय का वो क्या उपयोग करेंगे? क्या उन्होंने नीतीश कुमार से बातचीत की है? क्या वो ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात को कोई टेलीफोन किया है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने और दूसरे क्षेत्रीय नेताओं से बातचीत की है? मायावती को क्या लोग कोर्ट में फुसलाने का? सब लोग जानते हैं कि अगर कांग्रेस, मायावती और अखिलेश यादव के बीच में उत्तर प्रदेश में समझौता नहीं हुआ
तो भाजपा को पिछली बार 64 सीटें मिली थी, अगली बार 75 सीटें मिलेंगी उत्तर प्रदेश में। हर व्यक्ति इस बात को जानता है। जो लोग भाजपा के हारने की कामना करते हैं वो भी इस बात को जानते हैं। सवाल ये है कि ये ना हो पाए, इसके लिए लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? मुझे तो कोई कोशिश दिखाई नजर आती नहीं। अगर हो रही है कोशिश तो वो सामने आए। तो क्या ये जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटे-छोटे दल, छोटे तो नहीं, अपने राज्य में काफ़ी बड़े दल हैं, समाजवादी पार्टी या फिर तृणमूल कांग्रेस, क्या इनकी नाराज़गी या इनका एक तरीके से ज़्यादा अभी थोड़ा-सा गंभीर मुद्रा अख्तियार करना इस बात के लिए है कि वो ज़्यादा सीटों की माँग कर पाएँ? या फिर यह भी दिखता है कि वो बिल्कुल अलग हो सकते हैं इंडिया गठबंधन से? देखिए, अगर वो इंडिया गठबंधन से अलग हो गए तो अपने क्षेत्रों में बने रहेंगे। हुँ, कोई राष्ट्रीय धमक उनकी नहीं होगी, हुँ, कोई राष्ट्रीय पहचान उनकी नहीं बनेगी हुँ, और मोदी जी फिर से केंद्र में सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। हुँ, तो उससे कोई तो राजनीति में फर्क पड़ेगा नहीं। अगर वो राजनीति में फर्क पड़ना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, इतिहास में नाम लिखाना चाहते हैं अपना, और मोदी जी ने जो शिकंजा कस रखा है, इसमें वो हर नेता को भ्रष्ट कहते हैं, क्षेत्रीय नेताओं को भी भ्रष्ट कहते हैं, उनको भी परिवारवादी कहते हैं, उनको भी काफी गालियां देते हैं मोदी जी। हुँ, अगर ये सब अगर चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सत्ता से हटे, तो उन्हें एकता एकता करने में आना होगा। एकता करना उनका स्वार्थ है, कोई हुँ, किसी के ऊपर कृपा थोड़ी ना है। हुँ, हुँ। मायावती जी का आपने ज़िक्र किया, तो वो विपक्षी दलों की राजनीति से आखिर क्यों नहीं जुड़ना चाहेंगी? इसका क्या कारण नज़र आता है? क्योंकि उन्हें यकीन नहीं है कि विपक्षी दल मोदी जी को हरा सकते हैं। वो अभी कोई दुश्मनी नहीं लेना चाहती मोदी जी से, हुँ, हुँ, वरना मोदी जी उन्हें पकड़ के जेल में डलवा सकते हैं। हुँ, तो अगर उन्हें ये यकीन हो कि विपक्षी दलों में इतनी दम है कि मोदी जी को वो एक बड़ी चुनौती दे पाए, तो वो जरूर सोच सकती हैं उत्तर प्रदेश में समझौता करने के लिए। इंडिया गठबंधन में आए ना आए, बिना इंडिया गठबंधन में आए भी आप उत्तर प्रदेश में समझौता कर सकते हैं। हुँ, तो वो ये अगर ये भाजपा कांग्रेस 2 राज्य जीत जाती, हुँ, तो फिर मायावती तेलंगाना की जीत का महत्व कुछ और निकलता, हुँ, तो फिर फायदा होता, मायावती ऐसे लोग भी इधर देखते। हुँ, हुँ। एक बार-बार ये तर्क आता है कि जो पिछला जो विधानसभा का चुनाव है, कल एक रोचक डिबेट भी प्रकाशित हुआ इंडियन एक्सप्रेस में और बाद में किसी अखबार में, किसी न्यूज़ चैनल में वो चला भी, जो प्रदीप गुप्ता हैं और योगेंद्र यादव, उन दोनों लोगों का लेख था। तो योगेंद्र यादव का जो यह तर्क है कि अगर हम विधानसभा के चुनावों के अभी के नतीजों को भी देखें, तो अगला लोकसभा का चुनाव पूरी तरीके से खुला हुआ है। तो क्या आप इस तर्क में कुछ दम देखते हैं? नहीं, उस दिन योगी यादव के तर्क के 2 हिस्से हैं। हुँ, एक हिस्सा ये है कि इसमें वो तीनों चुनाव चारों चारों राज्यों के नतीजे जोड़ देते हैं आपस में और दिखाते हैं कि इनके इनके वोट जो है भाजपा के वोटों से ज्यादा है। हुँ, हम्म, ये तो ये बहुत ज्यादा प्रभावी तर्क नहीं है। लेकिन जब वो जिन सीटों पर भाजपा कांग्रेस जीती है, और जिन सीटों में भाजपा जीती है, उनको जोड़ के जब वो दिखाते हैं कि हर प्रदेश में अगर ऐसे ही वोटिंग का पैटर्न रहा, तो भाजपा फिर भी जीतेगी हर प्रदेश में, अच्छा परिणाम निकालेगी, लेकिन हर जगह उसकी कुछ कुछ सीटें कम हो जाएगी और वो बहुमत से काफी नीचे आ जाएगी। ये वही बात है जो हम लोग नई परख के मंच पर एक बार कर चुके हैं सिलसिलेवार आंकड़े देकर। हुँ, मैं इस बात को बार बार कहता रहा हूं कि भाजपा को बहुमत से अल्पमत की पार्टी बनने के लिए बुरी तरीके से चुनाव हारने की जरूरत नहीं है। वो काफी अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन करते करते ही अल्पमत में आ सकती है। हुँ, योगी यही जो कह रहे हैं कि 30 सीटें भाजपा की गिरनी है। बिल्कुल। मैंने 31 का फिगर दिया था आपको, हुँ, आपको याद होगा। हुँ, हुँ, बिल्कुल। जहां जहां कहीं 5 सीटें कम हो रही, कहीं 8 सीटें कम हो रही, कहीं कुछ कम हो रही, और फिर मैंने राज्यों को 2 हिस्सों में बांटा था। एक वो हिस्सा जिसमें 86-88% स्ट्राइक रेट है भाजपा का, हुँ, 11 राज्य, और बाकी राज्य वो जहां पे भाजपा का स्ट्राइक रेट 46% है। हुँ, मेरा मानना था कि 46% स्ट्राइक रेट वाले राज्यों में भाजपा को और ज्यादा नुकसान हो सकता है। हुँ, तो अगर मोदी जी का यही तो चिंता थी बहुत बड़ी कि भाई 2019 के प्रदर्शन को दोबारा कैसे दोहराए, ये चिंता भी कोई खत्म नहीं हुई है। जो हुँ, भाजपा का जीत और हैट्रिक की लफाजी है, उसको एक किनारे रख दीजिए आप, तो वो चिंता खत्म नहीं हुई है, अभी वो चिंता अभी बाकी है। हुँ। तो इन पहलुओं पर जो भारतीय जनता पार्टी की चिंताएँ हैं या जो विपक्षी दलों की राजनीति है,
वो किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। आगे हम विस्तार से प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करते रहेंगे। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं। कार्यक्रम को खत्म करने से पहले मैं दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि वो हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें और हमारे चैनल को नई परख को सब्सक्राइब करें। आज की बातचीत के लिए अभय सर धन्यवाद। नमस्कार। हम कल फिर मिलेंगे।